स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज फिर लेकर उपस्थित हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आप सभी बिल्कुल रेडी होंगे आज के हमारे सेशन के लिए, तो बिना देर किए चलते हैं आज के सेशन पे और देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। हमारा आज का प्रश्न है, बर्फ पर चलना सड़क की अपेक्षा कठिन क्यों होता है? बर्फ भारी होती है, घर्षण अधिक होता है, घर्षण कम होता है, ताप अधिक होता है। तो बेटा देखिए, जब बर्फ पे चलना हो, ये सड़क पे चलना हो, तो अपेक्षाकृत अंतर ये आ जाता है कि जहां पर घर्षण बल कुछ कम हो जाता है वहां पे फिसलन उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि घर्षण एक तरह से रोकने का काम करता है आपका। तो बर्फ पे क्या है, घर्षण कम होता है, इसीलिए उस पे चलना जो है हमारे लिए थोड़ा सा दुष्कर होता है, या उसमें हम संतुलन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ही आपका सही हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूरदर्शन के संकेत का एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिलते? संकेत कमजोर हो जाते हैं, पृथ्वी की सतह वक्राकार है, वायु का दाब अधिक है, तापमान कम है। यहाँ पे सिंपल सा पूछा था, जो सिग्नल होते हैं दूरदर्शन के टेलीकास्ट, जो टीवी वगैरह के सिग्नल होते हैं, वो कुछ दूरी पर कम क्यों हो जाते हैं? तो इसका कारण एक ये होता है, क्योंकि पृथ्वी की जो सतह है ये वक्राकार है, और टीवी के जो संकेत हैं ये क्या है, ये सीधी रेखा में गति करते हैं। तो सीधी रेखा में जैसे गति कर रहे हैं, और ये वक्राकार, आपकी पृथ्वी वक्राकार है, तो यहाँ पे क्या है, सिंपल सा इस जगह पे सिग्नल नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो सीधा सिग्नल निकल जाएंगे। वक्रता के कारण ये संकेत प्राप्त नहीं होते। ठीक, क्लियर। चलते अगले क्वेश्चन पे। यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होगा? डूब जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, ऊपर उठेगा, या फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो बेटा यहाँ पे सिंपल से देखिएगा, वो ऊपर उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि नदी का जल एक तरह से मीठा पानी होता है, उसमें खारेपन की कमी होती है, तो वहां पे क्या है, ऊपर है। लेकिन जहां पे खारापन वृद्धि हो जाती, वहां पे आप ऊपर उठ जाएंगे, या आप उस पर नॉर्मल तौर पे जहां से ज्यादा डूबा रहेगा तो वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। इसीलिए कहते हैं जो डेथ वैली वगैरह है, जहाँ पे मतलब बहुत खारा पानी है, वहां पे आप ऐसे ही तैर सकते हैं उसके ऊपर। तो यही एक इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि अधिक घनत्व वाले द्रव में वस्तु अधिक तैरती है, इसीलिए जहाज ऊपर उठ जाता है। क्लियर। चलते अगले क्वेश्चन पे हम। निम्नलिखित में से कौन सी किरणें प्रोटीन को विकृत नहीं करती हैं? पराबैंगनी, एक्सरे, गामा किरणें, और रक्त किरणें। सिंपल से याद रखिएगा, जो रक्त किरणें हैं मुख्यतः क्या करती हैं, ऊष्मा प्रदान करती हैं रक्त किरणें, और प्रोटीन की संरचना को सीधे विकृत नहीं करती। लेकिन बाकी अगर अन्य की बात करते हैं, जैसे कि आपकी उच्च वर्ग वाली ईवी किरणें हो गई, गामा किरणें होती हैं, ये प्रोटीन को नुकसान पहुंचती हैं। लेकिन रक्त किरणें, जो इंफ्रारेड किरणें होती हैं, ये उतना नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, क्योंकि आपका जो माइक्रोवेव वगैरह है, इनका कॉन्सेप्ट ही जो है आपका इंफ्रारेड किरणें हो जाता है। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। यदि कोई व्यक्ति संवेदनशील तराजू पर खड़ा होकर गहरी सांस अंदर लेता है, तो तराजू पर रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? संवेदनशील है मतलब हर एक चीज को कैलकुलेट करेगा, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दोगुनी हो जाएगी। तो बेटा यहाँ पे सिंपल सा याद रखिएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि गहरी सांस लेने पर शरीर के अंदर वायु का द्रव्यमान शामिल हो जाता है, परंतु पूरा तंत्र तराजू पर ही स्थित रहता है। मतलब पूरे बॉडी तो तराजू पर ही स्थित है, ऐसा तो नहीं को बाहर से है। तो इसीलिए कुल भार में कोई वास्तविक परिवर्तन दर्ज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो बॉडी है, बॉडी में जितनी वायु अंदर जाएगी उतनी वायु आप बाहर भी तो निकालेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किसका है? जल ऊर्जा का है, परमाणु ऊर्जा का है, उष्मीय ऊर्जा का है, या फिर सौर ऊर्जा का? तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, उष्मीय ऊर्जा जो है भारत में विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान दे रहा है, जो कि मुख्यतः कोयला पर आधारित है। हालांकि बात करते हैं, जो आपका जल ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है, इसका हिस्सा तो कम है, लेकिन इसे बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी जो अगर कोयले को पे ही आधारित रहे तो कहीं ना कहीं हमारी जो प्रोग्रेस रेट है वो कम हो जाती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और साधारण टार्च सेल
के टर्मिनल किनसे बने होते हैं? तांबा कार्बन से, जिंक कार्बन से, लोहा निकेल से या फिर एल्युमिनियम कार्बन से। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है जो टार्च के सेल हैं उसका निर्माण किससे होता है? तो यहाँ पे बेटा जिंक कार्बन से इनका निर्माण होता है। जो साधारण टार्च है उसके लिए इसमें कहा जाता है। इसमें क्या है, जिंक एनोड व कार्बन कैथोड का प्रयोग करता है। यह एक प्राथमिक प्राइमरी सेल के रूप में काम करते हैं जिंक कार्बन। क्लियर, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। आंधी तूफान के समय त्वरित बिजली से बचाव के लिए क्या सुरक्षित है? पेड़ के नीचे खड़ा होना, खुले मैदान में खड़ा होना, कार में रहना, पानी में खड़ा होना। तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, आपका कार में रहना सबसे सेफ माना जाता है। क्यों? क्योंकि कार धातु की बनी होती है और यह फैराडे पिंजरे की तरह कार्य करती है। मतलब क्या? क्योंकि जैसे आपकी कार है, कार आपकी इस तरह से बनी है, ये पूरी धातु की बनी है। जब त्वरित बिजली इस पे गिरती है तो ये क्या करेगी, ये इधर इधर की धातुओं से नीचे सीधे जमीन में चली जाएगी। आप अगर बीच में बैठे हुए हैं, आपने किसी भी दीवार को टच नहीं किया है, तो इसमें क्या है, आपके ऊपर आवेश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और अंदर व्यक्ति बैठा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। लेकिन अगर पेड़ के नीचे खड़ा, तो पेड़ तो एक सिग्नल की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि बारिश में भीगा हुआ है, तो इसलिए डायरेक्ट जो बिजली गिरेगी वो इसी के आसपास गिरेगी। खुले मैदान में खड़ा रहना, अगर खुला मैदान है उसमें व्यक्ति खड़ा है तो खुद एक जो है केंद्र के तौर पे काम करेगा। आपने देखा होगा जो बिल्डिंग्स वगैरह होती है, जो सौर पैनल लगाए जाते हैं, उसमें छोटी सी राड निकाल जाती है या टावर निकाला, वो इसीलिए निकाला जाता है कि जो भी त्वरित बिजली हो आके इसी केंद्र पे समा जाए और इसका सीधा कनेक्शन पृथ्वी के नीचे से कर दिया जाता है। इसीलिए इसे आपको याद रखना। पानी में तो बिल्कुल भी खड़ा नहीं होना है, वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। सिंपल सा आप कार में ही बैठे रहें, वो सबसे बेटर ऑप्शन आपके लिए होता है। चलते अगले क्वेश्चन पे हम। वे एक्स किरणें जो पदार्थ में अधिक दूरी तक प्रवेश कर सकती हैं क्या कहलाती हैं? मुलायम एक्स किरणें, कठोर एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें या फिर गामा किरणें। तो इसे बेटा कठोर एक्स किरणें के रूप में जानते हैं। और उनकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है, वेवलेंथ, ये कम होती है, जिससे वे पदार्थों में अधिक गहराई तक प्रवेश कर सकती हैं। चिकित्सा या औद्योगिक जो जांच होती है उसमें इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। क्लियर, चलते अगले क्वेश्चन पे। एपीकल्चर का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से, मधुमक्खी पालन से, रेशम उत्पादन से या फिर वानिकी से है? तो जो एपीकल्चर होता है बेटा, ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है और इससे शहद हो गया, मोम हो गया, उसका उत्पादन किया जाता है और ये कृषि का सहायक व्यवसाय के रूप में काम करता है। चलते अगले क्वेश्चन पे। सिल्वीकल्चर का संबंध किससे है? अंगूर की खेती से, मछली पालन से, शहतूत के वृक्ष से या फिर मधुमक्खी पालन से है? तो यहाँ पे बेटा देखिए, सिल्वीकल्चर की अगर बात करते हैं तो ये शहतूत के पालन से संबंधित होता है और ये फॉरेस्ट मैनेजमेंट के तहत अगर बात करते हैं तो उसमें आप संबंधित देख सकते हैं। शहतूतों का वृक्ष हो गया, जो उसमें रेशम उत्पादन भी जुड़ा हुआ है साथ में, क्योंकि जो शहतूत के पत्ते होते हैं उसमें रेशम कीटों के भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। इसीलिए आप दोनों को साथ में जोड़ सकते हैं, लेकिन ये शहतूत के वृक्ष के से संबंधित आपका सिल्वीकल्चर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विटीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी से, अंगूर से, मछली से या फिर वृक्ष से? तो बेटा विटीकल्चर तो आप सभी को पता होगा, जिसे नहीं पता वो रट्टा मार लीजिए। विटीकल्चर आपके अंगूर की खेती से संबंधित है और इसका उपयोग फल उत्पादन एवं वाइन उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वाइन इसी से निर्मित होती है। चलते अगले क्वेश्चन पे। पिसीकल्चर का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से है, वृक्षारोपण से है, रेशम उत्पादन से या फिर दुग्ध उत्पादन से है? तो यहाँ पे जो आपका पिसीकल्चर है, पिसीकल्चर मुख्यतः जो संबंधित होता है ये मछलियों के उत्पादन से या फिर मत्स्य पालन से संबंधित होता है। इसे आपको याद रखना। ये जलीय जो एग्रीकल्चर होता है ना, जिसे एक्वाकल्चर कहते हैं, उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं या उसी के लिए इसको देखा जाता है एक्वाकल्चर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाभिक के आकार की कोटि, ऑर्डर ऑफ जो है मैग्नीट्यूड लगभग कितनी होती है? 10 के पावर -6 मीटर, 10 के पावर -10 मीटर, 1 × 10 के पावर
-15 मीटर या फिर 10 के पावर -3 मीटर। तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा 10 के पावर -15 जो होता है 15, इसे ही कहा जाता है कोटि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसे फर्मी भी कहा जाता है, जो होता है ना, इसे फर्मी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप एक चीज याद कर सकते हैं। यह क्या है, एक परमाणु के आकार की तुलना में सबसे छोटा जो कण होता है। ये नाभिकीय त्रिज्या की गणना का मान कर सकते हैं इससे। क्यों? क्योंकि देखिए बेटा इसमें क्या है, इसमें -15 जीरो लगाए गए हैं। माइनस में जाना वो भी कितने, 15 जीरो तक का। ठीक है, क्योंकि पीछे आपके 15 जीरो लगेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत फंडामेंटल कण है? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, क्वार्क है या फिर ड्यूट्रॉन है? तो यहाँ पे जो क्वार्क होता है, क्वार्क मूलभूत कण है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्कों से मिलकर बने होते हैं, अतः क्वार्क को मूलभूत एलिमेंट्री जो कण है वो माना जाता है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। प्रश्न है, पदार्थों का वह लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता हो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है, अणु कहलाता है, प्रोटॉन कहलाता है, इलेक्ट्रॉन कहलाता है? इसका उत्तर आपका कमेंट बॉक्स में हम इंतजार करेंगे। और तो अब देख ले रहे हैं उस प्रश्न का उत्तर जो हमने कल पूछा था आपसे। हमारा प्रश्न क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें आय कर है, सीमा शुल्क है, मनोरंजन कर है या फिर उत्पाद कर है? तो बेटा जो मनोरंजन कर होता है ये संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है और ये जीएसटी लागू होने के पूर्व का है। जीएसटी लागू होने के बाद तो सबको लगभग उसी में शामिल कर लिया गया है। क्लियर? तो इसे आपको याद रखना है। ठीक, तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। कल हम एक और मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन लेकर उपस्थित होंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।